बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। नए एक्सरसाइज में हम नई चीज़ें सीखेंगे। कुछ चीज़ें हम पुरानी इस्तेमाल करेंगे जो हम पिछले एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं 7.1 से लेकर 7.4 तक। तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास जो सवाल होगा वो आपके पास इस तरह एक ट्रायंगल दिया गया होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, 2 साइड्स आपको बताए जाते हैं, तीसरा साइड आपने फाइंड आउट करना है। इन सवालों में हमने सबसे पहले ये करना है, कुछ चीज़ें इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमारे लिए और आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड को समझते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड है एलिवेशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, काफी आसान है, एक दफा समझने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। ये जो हमारे पास आए एक आदमी है, आपके जब बिल्कुल अपने सामने देखते हैं, बिल्कुल सीधे देखते हैं, ठीक है, नीचे नहीं ऊपर भी नहीं, बिल्कुल जो सामने देखते हैं, यहां किसी भी चीज को अगर आप देखें तो इस साइड से ऊपर जितना भी आप देख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, ये देखें मैं यहां पर लिख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये जो आपकी आई साइट है, अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ और बिल्कुल सीधा देखें तो यहां सीधा देखने तक और जितना ऊपर आप देखते जाए इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये रही एक बात। और अगर इसी आई साइट से अगर आप नीचे देखते जाए उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, यहां पर मैं लिख लेता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यह बात आपने समझ ली। आई साइड से ऊपर देखते जाए एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, आई साइड से नीचे देखते जाए, यहां पर स्ट्रेट नीचे देखते जाए, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के 3 हिस्से होते हैं। अब इन 3 हिस्सों का नाम क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। पिछले एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं, यहां पर इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा गया है, थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल जब हमें मालूम नहीं हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। ये बात आपने समझ ली। आगे चलते हैं। थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। यहां पर ये जो एंगल बन रहा है वो किस डिग्री का है, 90 एंगल, 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। अगर आप यहां पर डी रखें, बिल्कुल सेंटर डी यहां पर रखें तो ये आपका कौन सा एंगल बन रहा है, 90 एंगल के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। अब लास्ट हमारे पास रह गया, ये जो हमारे पास होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। 3 चीजें होती हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ट्रायंगल में हमारे पास यही 3 चीजें होती हैं। एक और चीज आपने सीख ली। अब लास्ट में हमारे पास ये जो है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये आप अपने कॉपी के स्टार्ट में लिख ले, क्योंकि इनकी मदद से, इनसे हेल्प लेकर हमने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले एक और चीज़ हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल होते हैं ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। फर्ज करिए ये हमारे पास क्या है, एक पहाड़ है, एक माउंटेन है। अब इस माउंटेन की हाइट हम कैसे नापेंगे, ये कैसे पहुंचेंगे। हम बिल्कुल ऐसा सीधा भी नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर एक सीधा इसको इस तरह नापे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ स्ट्रेट नहीं होता, पहाड़ ऐसे होता है। तो अब इसको ऐसे कैसे नापा जाए, अगर इसको हम ऐसे नापे तो ये बिल्कुल लंबा हो जाएगा, इसके हाइट के मुताबिक नहीं होता। तो इस वजह से ऐसे चीज़ों को जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो, ऐसे मुश्किल हाइट्स को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऐसे हाइट्स को हम कैसे, किसके जरिए इस्तेमाल, किसके जरिए इसको नापते हैं, पैमाइश करते हैं, इस ट्रायंगल की मदद से ऐसे हाइट्स हम नापते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास इस तरह ट्रायंगल की शक्ल में दिया होगा, ठीक है। हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, इन 2 वैल्यूज की मदद से हमने तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आपके पास कोई भी दी जा सकती हैं, तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे कि भाई इन
ट्राइंगल। ये जो निशान होता है ये किसका होता है? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल के कितने कोने हैं? 3। क्या नाम दिया गया है? ए बी सी। यहां पर मैं लिखूंगा ए इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के 3 कोने हैं, ए बी सी नाम दिया गया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर चेक करें, सबसे पहले ए से लेकर बी तक क्या है हमारे पास वैल्यू? रेडिकल 3 और के। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, क्या वैल्यू दी गई है? रेडिकल 3 और के। आप इसके ऊपर लाइन भी लगा सकते हैं। इस लाइन का मतलब है कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसको क्या नाम दिया गया है? इसकी वैल्यू क्या है? वो हमारे पास ये है, ठीक है। आप बिना लाइन के भी कर सकते हो और लाइन भी दे सकते हैं। यहां पर देखिए बी से लेकर सी तक फिर से हमारे पास वैल्यू क्या है? के है। मैं लिखूंगा बी से लेकर सी तक, ऊपर लाइन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? के। हमने के लिख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थीटा। अब थीटा का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो हमें मालूम नहीं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? थीटा लिखूंगा। क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। अब यहां पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए कि अब हमें कैसे पता होना चाहिए कि हम कौन सी ये वाली वैल्यू, कौन सा हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, इस वाले साइड को जो 90 एंगल पर होता है, बिल्कुल थीटा के सामने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये हमने लिखा। ये जो बिल्कुल नीचे वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। ये जो 90 एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये बातें हमें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये आप अपनी कॉपी में इस तरह रफ वर्क करते जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, बार बार देखने से आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि अब हमें कैसे पता चले कि पहले हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखें या बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखें। इसका सिंपल सा हल है, पहले हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। अगर इसका ऑपोजिट हम चेक करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पहले बेस को रखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर आगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास ये देखें टेन थीटा है। तो यहां पर हम लिखेंगे एज टेन थीटा जो होता है, यहां पर हमने लिखा टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने परपेंडिकुलर लिखा अपॉन बेस, ये रहा हमारे पास। अब चलते हैं वैल्यूज की तरफ। यहां पर सिंपल में क्या लिखूंगा? टेन थीटा, ये हमने लिख लिया। परपेंडिकुलर हमारे पास ये क्या है? बी से लेकर सी तक, हम क्या लिखेंगे? बी सी। इस ऊपर का लाइन का मतलब क्या है कि बी से लेकर सी तक एक लाइन है, ये हमने लगा दिया। नीचे बेस, बेस हमारे पास क्या है? ए और बी। यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए और बी। इसके ऊपर एक लाइन लगा दे कि ए से लेकर बी तक एक लाइन है। इस लाइन का मकसद ये है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या लिखूंगा? टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी सी की वैल्यू के है, तो इस बी सी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास क्या है? के है। ये हमने लिख लिया। ए बी, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 3 और के है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ये जो के है वो रेडिकल के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो के है, ये वाला के इस के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? यहां पर देखिए मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए वन वन जार के, वन जार के वन जार के, ऊपर क्या रह गया जब के कैंसिल हो गया? 1 रह गया, ठीक है। नीचे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ रेडिकल 3 हमारे पास रह गया, ये हमने रेडिकल 3 लिख लिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक सिंपल सा स्टेप करेंगे, आपने समझना है। ये जो टेन थीटा है इसको अगर हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आए, ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। अब ये उस तरह नहीं है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। टेन थीटा यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। कैसे लिखेंगे अभी सीखेंगे। इस तरफ क्या रह गया? सिर्फ थीटा रह गया। टेन दूसरी तरफ आ गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? टेन ऊपर -1 लिखकर इस तरह करके हम लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। अब जो बकाया रकम है इज इक्वल टू की इस तरफ, इसको हम किस चीज में लिखेंगे? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में आपने बिल्कुल लाजमी इसको लिखना है, ब्रैकेट के बिना लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? सिंपल अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो उठाएंगे,
अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑन करते हैं हमने क्या दबा देना है, शिफ्ट। आपके पास शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट का बटन हमने दबा दिया। फिर आपने क्या लिखना है, 10 का ऑप्शन यहाँ पर होगा, 10 का बटन दबा दिया। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। जिस तरह ये वाला ब्रैकेट है आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन होगा, वो ब्रैकेट दबा दिया। क्या है हमारे पास, 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, फिर डिवाइड का ऑप्शन दबाएंगे। आपके पास जो रेडिकल है, ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर निशान होगा, वो दबा देंगे। अंदर क्या है, 3 है। फिर ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इज आंसर इज इक्वल टू का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास, 30 है। आपके कैलकुलेटर में क्या आया, 30 आया। ठीक है, ये इसके निकालने का सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 30। आपके कैलकुलेटर में सिर्फ 30 आया होगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डिग्री का निशान लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बना है, जो हमने मालूम अभी किया, वो कितने का है, 30 डिग्रीज का है। 30 के साथ क्या लगाएंगे, डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री पे ये एंगल बनाया गया है। तो इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस बिल्कुल यही सिंपल आसान सा है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया।